KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई एक खबर से। हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्लीज ऑफ 2018 आधार वर्डिक्ट। देखिए इस न्यूज का एनालिसिस। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर सेकंड के जुडिशरी सेगमेंट को कवर करता है। आधार कार्ड की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में आधार कार्ड योजना को संतुलित बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शंस और स्कूल में बच्चों के एडमिशन आदि के लिए इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिए थे। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ ने 26 सितंबर 2018 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को 4-1 के बहुमत के साथ खारिज कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बहुमत वाले इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि रिव्यू पिटीशंस को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि एक लार्जर बेंच बिल को एक मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने पर फैसला नहीं कर लेती। याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि सरकार ने आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया था, जिससे सरकार राज्यसभा में बहुमत की स्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे पारित कराने में सक्षम हो गई थी। ये रिव्यू पिटीशन 26 सितंबर 2018 को फाइनल जजमेंट और ऑर्डर के खिलाफ दायर की गई है। कोरोना संक्रमण काल की वजह से कोर्ट ने खुले में विचार करने के बजाय चैम्बर में सुनवाई की। In its 2018 verdict, a 5-judge constitution bench headed by the Chief Justice Deepak Mishra had held that while Aadhaar would remain mandatory for filing of income tax return and allotment of permanent account number, it would not be mandatory to link Aadhaar number to bank accounts, and telecom service providers cannot seek its linking for mobile connections. पीठ ने 4-1 के बहुमत के फैसले में आधार अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकता होगी। It had struck down as unconstitutional the portion of Section 57 of the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 that permitted private entities like telecom companies or other corporates to avail of the biometric Aadhaar data. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सभी ऑनलाइन स्किल गेमिंग के लिए गाइडलाइंस की बात करते हैं। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 को कवर करता है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री ने सामूहिक रूप से नीति आयोग को पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सिंगल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्थापित करने की सिफारिश की है। द रिकमेंडेशंस फॉलोज अ ड्राफ्ट रिपोर्ट टाइटल्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द यूनिफॉर्म नेशनल लेवल रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, wherein the Niti Aayog has suggested the setting up a single self-regulatory body for fantasy sports. बताया जा रहा है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की तरह भारत की स्किल गेमिंग इंडस्ट्री स्टेट बाय स्टेट के बेहद जटिल लॉज एंड रेगुलेशन से परेशान है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए निष्पक्ष नियम होना एक शानदार कदम माना जा रहा है। यह उद्योग लगभग 5,250 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये समझना सर्वोपरि है कि फैंटेसी गेम्स पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री का सिर्फ एक हिस्सा है। The Supreme Court has since the 1960s distinguished games of skills from gambling and upheld the constitutional right to play and offer such games of skill. Fantasy is one game of skill, and while distinctions have been made in the media between fantasy and other games of skill, the judgments which rule that fantasy is a game of skill are based on the 1996 Supreme Court judgment which rules horse racing and rummy to be games of skill. इंडस्ट्री का मानना है कि भारत के पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और रेगुलेशंस होने से बड़ी संख्या में अवैध और बेईमान ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी भारतीय बाजार में एक्टिव हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स शो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन गेमिंग मार्केट्स ग्लोबली with 400 million gamers with 75% of the $1.2 billion revenue from the gaming industry coming from skill games. अगला टॉपिक है यूएन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल हंगर। देखिए इस पर एक्सप्लेनर। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर सेकंड के यूएन इंटरनेशनल रिपोर्ट सेगमेंट को कवर करता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग भूखे रह जाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने कई लोगों की नौकरियां खत्म कर दी हैं और खाद्य कीमतों को भी बढ़ा दिया है। 4 एजेंसियों द्वारा 20 जनवरी 2021 को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी की वजह से लगभग 2 अरब लोगों के लिए हेल्दी डाइट का खर्च उठा पाना मुश्किल हो गया है।
ये पहले की रिपोर्ट को फॉलो करती है, जिसके पूर्वानुमान के मुताबिक स्थिति बेहद खराब है। 828 मिलियन लोग इस क्राइसिस की वजह से एक्यूट हंगर यानी बेतहाशा भूख से पीड़ित हो सकते हैं। नया अनुमान यह है कि ग्लोबल लेवल पर लगभग 688 मिलियन लोग कुपोषित हैं। इस बड़ी संख्या में आधे से ज्यादा लोग एशिया के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में है, जहां 10 में से 4 लोग कुपोषित हैं। रिपोर्ट ज्यादातर महामारी से पहले के 2019 तक के आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन यह भी अनुमान है कि इसके अलावा 140 मिलियन लोगों के भी वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण साल 2020 में अत्यधिक गरीबी में चले जाने की संभावना है। पिछले साल के अंत तक कुछ 265 मिलियन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे। द रिपोर्ट इशूड बाय द UN Food and Agriculture Organization, UNICEF, the World Food Program and the World Health Organization. आइए अब भारत की स्थिति भी समझ लेते हैं। In India, broken supply chains and transport problems, especially during pandemic lockdowns, have prevented surplus grain stocks from reaching all those in need. मैसिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बावजूद रोजाना मजदूरी करने वाले और खासकर प्रवासियों पर असर और खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसमें से 75% ग्रामीण आबादी है और शहरों में रहने वाले आधी आबादी जो सब्सिडी वाले खाद्यान्नों पर निर्भर करते हैं। चूंकि कई ऐसे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए एलिजिबिलिटी 1 दशक पुरानी जनगणना पर आधारित है, ऐसे में कई शहरी गरीब और प्रवासी उन संसाधनों का लाभ नहीं उठा सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सहायता की आवश्यकता वाले 45 देशों में से 5 साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में थे। इनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और म्यांमार शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने वाली जीन थेरेपी खबरों में है। देखिए KSG शॉर्ट एंड क्रिस्प एक्सप्लेनर। यह टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के बायोटेक्नोलॉजी को कवर करता है। बीजिंग में वैज्ञानिकों ने एक नई जीन थेरेपी विकसित की है जो चूहों में उम्र बढ़ने के कुछ प्रभावों को उलट कर सकती है और उनके जीवन काल का विस्तार कर सकती है। इसकी फाइंडिंग्स जो एक दिन मनुष्यों के लिए सिमिलर ट्रीटमेंट में योगदान भी कर सकती है। ये मेथड इस महीने की शुरुआत में साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन जर्नल में एक पेपर में डिटेल में दिया गया है। इस मेथड में CAT7 नामक एक जीन को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव करना शामिल है, जिसे वैज्ञानिकों ने सेलुलर एजिंग के लिए एक की कंट्रीब्यूटर माना है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी में स्पेशलिस्ट इन एजिंग एंड रिजनरेशन मेडिसिन में प्रोफेसर और प्रोजेक्ट के को सुपरवाइजर क्यू जिंग ने बताया है कि दुनिया में पहली बार ऐसी स्पेसिफिक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। प्रयोग में शामिल चूहों में 6 से 8 महीनों के बाद काफी सुधार देखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जीवन काल लगभग 25% तक बढ़ गया। The team of biologists from different CAS departments used the CRISPR-Cas9 method to screen thousands of genes for those which were particularly strong drivers of cellular senescence, the term used to describe cellular aging. उन्होंने लगभग 10,000 में से 100 जीनों की पहचान की और सेल्स में सेनेसेंस में योगदान देने के लिए CAT7 सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना गया। स्तनधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले हजारों जीन्स में से एक है CAT7। शोधकर्ताओं ने एक लेंटीवायरल वेक्टर नामक एक विधि का उपयोग करके चूहों के लिवर्स में इसे निष्क्रिय कर दिया। अगली न्यूज है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक को कवर करती है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकेंड एडिशन जारी किया है। इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इनोवेशन कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस की जांच पर आधारित होता है। मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप पोजीशन बनाए रखी है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तीसरे पर रहा है। टॉप 5 में 4 दक्षिणी राज्य हैं। ये हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। यूटीज की बात करें तो दिल्ली ने अपनी पहली रैंक बरकरार रखी, जबकि चंडीगढ़ ने 2019 के बाद एक बड़ी छलांग लगाई और इस साल दूसरे नंबर पर आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के तहत हिमाचल प्रदेश इस साल टॉप रैंकर रहा, जबकि पिछली बार ये दूसरे नंबर पर था। आइए समझते हैं इस इनोवेशन इंडेक्स के पैरामीटर क्या होते हैं। द इनोवेशन इनपुट्स वर मेजर्ड थ्रू 5 एनेबलर पैरामीटर्स एंड द आउटपुट थ्रू 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट की पहचान एनेबलर पैरामीटर्स के रूप में की गई थी। नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन को परफॉर्मेंस पैरामीटर के रूप में चुना गया था।
आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 5th इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग की बात करते हैं। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करता है। भारत और सिंगापुर के बीच 5वें डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग यानी DMD को 20 जनवरी 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था। इस 5वें DMD में दोनों मंत्रियों ने दोनों नौसेनाओं के बीच कोऑपरेशन और सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट पर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर साइन किए। The ministers further welcomed the implementing agreement on humanitarian assistance and disaster relief, that is HADR, cooperation in August 2020 for the two armed forces to have closer operational collaboration in response to disasters. ये भी रिवाइज कर लीजिए कि नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज यानी सिम्बिक्स का 27वां एडिशन आयोजित किया गया था और सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी सिटमैक्स का दूसरा एडिशन भी नवंबर 2020 में ही हुआ था। द साइबर एजेंसीज ऑफ बोथ आर्म्ड फोर्सेज हैव आल्सो स्टेप्ड अप एंगेजमेंट्स। अगला टॉपिक है जियो हैजार्ड मैनेजमेंट। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के एनवायरमेंट टॉपिक को कवर करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ एक MOU साइन किया है। DRDO's Defense Geoinformatics Research Establishment, that is DGRE, is working for the development of critical technologies for enhancing combat effectiveness in various kinds of terrains and avalanches. Ministry of Road Transport and Highways देश भर में नेशनल हाईवेज के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह सहमति हुई है कि मंत्रालय और DRDO बर्फीले इलाकों में हर मौसम लायक सड़क मार्ग की योजना और जमीन खिसकने जैसी परिस्थितियों में बचाव के लिए परस्पर सहयोग करेंगे। दोनों एजेंसीज लैंडस्लाइड रोकने के ढांचों के विकास में भी सहयोग करेंगी। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिकल ग्राउंड वायर की। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के एनर्जी से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के साथ OPGW टेलीकॉम नेटवर्क के 500 किलोमीटर के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस OPGW नेटवर्क के माध्यम से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स राज्य के लोगों को अनइंटरप्टेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। एक ऑप्टिकल ग्राउंड वायर को OPGW या IEEE स्टैंडर्ड में एक ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की केबल है जिसका उपयोग ओवरहेड पावर लाइंस में किया जाता है। इस तरह की केबल ग्राउंडिंग और कम्युनिकेशन के कार्यों को जोड़ती है। OPGW के स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी समझ लीजिए। OPGW ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ग्राउंड वायर है। इस केबल में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर होते हैं और ये एल्यूमिनियम और स्टील के तारों की परतों से घिरा होता है। एल्यूमिनियम और स्टील के तारों की यह परत टावर को जमीन से जोड़ने का काम करती है। The optical fiber within the cable is used for the high-speed data telemetry between the utilities or sold to some third parties for high-speed fiber interconnection between the cities. KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है ये खबरें आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। KSGindia.com/news पर विजिट करें और पाएं इन खबरों से जुड़े तमाम नोट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।